जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ प्रोसेस इन व्हिच टू लाइट न्यूक्लियाई, दो हल्के हल्के न्यूक्लियाई जब फ्यूज होते हैं और कंबाइन होते हैं, फ्यूज होकर कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस, और दो हल्के नाभिक या न्यूक्लियस कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियस को बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस ऑल्सो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, और इस प्रोसेस में भी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इस रिएक्शन में होने के पीछे या इस रिएक्शन के होने के पीछे कारण क्या है, तो रीज़न अगर हम इसकी बात करें तो वही रीज़न है जो न्यूक्लियर फ्यूजन का था, कि जो रिएक्टेंट का मास था वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोडक्ट के मास से, तो प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट के मास से कम होता है तो लॉस ऑफ मास होता है, तो वो लॉस ऑफ मास क्या हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होता है, और हम उस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन की एनर्जी आ जाती है। तो मैं यहाँ भी रीज़न लिख देता हूँ कि रीज़न क्या है, जो ये इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो मास ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियाई जो होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियाई जो होता है, प्रोडक्ट न्यूक्लियाई, मास ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियाई इज लेस देन द सम ऑफ masses of the two combining nuclei। तो यही होता है, जैसे हम इससे पहले एग्जाम्पल लेकर न्यूक्लियर फ्यूजन में समझाए थे, बिल्कुल आप उसी तरीके से उस वीडियो को देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम रिएक्शन लिख ही दें कोई, जैसे मान लो एक कोई रिएक्शन है, और रिएक्शन का यहाँ पर हम जो लिखते हैं वो रिएक्टेंट होता है, इस साइड में जो लिखते हैं रिएक्टेंट होता है, और इस साइड में हमारा जो होता है वो प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो हम रिएक्टेंट का मास देखें, मान लो कैपिटल M1 है और प्रोडक्ट का मास M2 है, तो M1 का मास M2 से क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि M1 माइनस M2 अगर कैलकुलेट करें तो डेल M आ जाएगा, यही क्या हो जाता है, लॉस ऑफ मास हो जाता है। यही जो लॉस ऑफ मास होता है ये किस में कन्वर्ट हो गया होता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होता है। और ये एनर्जी जो होता है, ये एनर्जी जो होता है, यही न्यूक्लियर फ्यूजन या फिजन के रिएक्शन से मिलने वाली एनर्जी होती है, जिसका कैलकुलेशन हम मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन से करते हैं, जो फार्मूला हमको डेल एम सी स्क्वायर के फॉर्म में मालूम है। आइंस्टीन सर ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में 1905 में दिया था। एग्जाम्पल लेकर इसको बताते हैं कि किस तरीके से है। तो अगर मैं एग्जाम्पल लूँ इसका, तो सपोज करते हैं कि अपने पास टू ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस हैं, ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस हैं, और ड्यूटेरियम के न्यूक्लियाई जो होते हैं वो 1H2 होते हैं। याद रखना 1H1 जो होते हैं ये हाइड्रोजन है, या 1H2 ड्यूटेरियम है, ये क्या है, ड्यूटेरियम है। और 1H3 जो है ये ट्राइटियम है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। तो और ये इसको प्रोटियम बोलते हैं, याद रखना प्रोटियम बोलते हैं, ठीक है। अब प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ऐसे बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं, अपने पास दो हैं, तो 1H2 और 1H2 ये दो हैं, ये कंबाइन होंगे। क्या होंगे? ये कंबाइन होंगे। ये क्या है? ड्यूटेरियम है ये दोनों, और ये क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ये कंबाइन हो रहे हैं। कंबाइन होकर ये हीलियम के आइसोटोप्स बनाते हैं 2He3, और एक न्यूट्रॉन इमिट होता है, और 3.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती है, ठीक है। ये क्या निकलता है? न्यूट्रॉन निकलता है, और हीलियम का आइसोटोप्स है ये। किसका आइसोटोप्स है ये? हीलियम का आइसोटोप्स है ये, ठीक है। यही केवल एक ही रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इसको अभी हम आगे और बढ़ाएंगे।
और अब ये हीलियम का जो आइसोटोप्स है 2He3 है, ये हीलियम का आइसोटोप्स अगेन फ्यूज होएगा एक ड्यूटेरियम के साथ, अगेन ये फ्यूज होएगा। और फ्यूज होने के बाद यानी कि कंबाइन होने के बाद अगेन फ्यूज होगा या कंबाइन होगा, अगेन कंबाइन होने के बाद ये 2He4 एक हीलियम बनाएगा, ये एक क्या बनाएगा, हीलियम बनाएगा। और ये क्या है, हीलियम का आइसोटोप्स है, ये हीलियम आइसोटोप्स है ये। और ये क्या है, ड्यूटेरियम है ये, ठीक है। और क्या बनाएगा, एक प्रोटॉन बनाएगा, ये एक क्या बनाएगा, प्रोटॉन। एक्चुअल में हाइड्रोजन एटम के पास न्यूट्रॉन नहीं रहता है तो हम उसको प्रोटॉन बोलते हैं। और 18.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकली। यानी कि एक हीलियम बनने में आपने क्या ऑब्जर्व किया, यानी कि इन ऑल रिएक्शन में आपने क्या देखा कि आपने ये देखा कि एक ड्यूटेरॉन, दो ड्यूटेरॉन और तीन ड्यूटेरॉन। इसमें कितना ड्यूटेरॉन लगे, 3 ड्यूटेरॉन लगे। कितने लगे, ड्यूटेरियम लगे या ड्यूटेरॉन कह सकते हो आप, ड्यूटेरियम लगे। और 3 ड्यूटेरियम के न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियाई फ्यूज हुए, इतने फ्यूज हुए। और बना क्या, तब जाके एक हमारा क्या बना, हीलियम बना। क्या बना, एक हीलियम बना, एक हमारा क्या बना, हीलियम बना, He2 4 बना, ठीक है। और कितना टोटल एनर्जी निकल कर आई वो देख लो आप, एनर्जी टोटल ऐड कर लो। 3 देखो, 3 और 3 6 हो गए, और 8 और 3 कितना हो गया, ये 21 हुआ। और 1 और ये 2 कितना हो गया, 21, हाँ 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कितना, 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हुई। यही क्या हुई, एनर्जी रिलीज हुई, इतनी एनर्जी रिलीज हुई एक हीलियम बनने में। और ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी किस तरीके से ऑब्टेंड हुई है हमको, तो दिस एनर्जी इज ऑब्टेंड इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसके फॉर्म में, देखो यहाँ पर क्या मिला, न्यूट्रॉन मिला था, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन के फॉर्म में हमको ऑब्टेंड हुआ ये एनर्जी। और किसके फॉर्म में, और प्रोटॉन के फॉर्म में, ऑफ प्रोटॉन के फॉर्म में। देखो यहाँ पर क्या मिला, प्रोटॉन के फॉर्म में हुआ। तो दिस 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन के फॉर्म में ये हुआ। अब ऐसा नहीं है कि केवल न्यूक्लियर फ्यूजन में यही दो ही रिएक्शन हम, या एक ही रिएक्शन ये करा सकते हैं। बेसिकली तो ये एक ही रिएक्शन माना जाएगा कि एक हीलियम को ही बना पाए। ऐसा नहीं है कि बस केवल एक ही रिएक्शन है, अदर एग्जाम्पल्स भी हैं और अदर न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन भी हैं, हम वो भी करके आपको दिखा दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल मान लो लेते हैं, या हम इसको कह दें कि अदर, इसको कह ही देते हैं, कह देते हैं कि अदर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन का अदर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लगाते हैं कि एक हमने प्रोटॉन लिया, क्या लिया, एक प्रोटॉन लिया, और एक और प्रोटॉन लिया, 2 प्रोटॉन हो गए अब हमारे पास। अब इन दोनों प्रोटॉन को हमने फ्यूज कराया, तो ये प्रोटॉन 1H2 बने और प्लस 0.42 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिली। यानी कि एक ड्यूटेरियम हुए, एक ड्यूटेरियम बना। अगेन हमने क्या किया कि एक ड्यूटेरियम को 1H2 को फिर से 1H2 एक दूसरे ड्यूटेरियम से, और ये भी ड्यूटेरियम ही है, ड्यूटेरियम, इसको हमने दोनों को फ्यूज कराया तो 1H3 क्या बना, एक ट्राइटियम बना। और इस एक ट्राइटियम बना और एक प्रोटॉन भी बना है, ये भी याद रखना, एक प्रोटॉन भी बना, और प्लस 4.0 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिली हमको। अगेन हमने क्या किया कि एक ड्यूटेरॉन लिया, या ड्यूटेरियम आप कह सकते हो, एक ड्यूटेरियम लिया, और एक हमने ट्राइटियम लिया। क्या लिया, एक ट्राइटियम लिया, और दोनों को फ्यूज कराया तो हमको मिल गया, एक हीलियम मिल गया और एक न्यूट्रॉन मिला।
और प्लस 17.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिली। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि फाइनली इस प्रोसेस से दो प्रोटॉन को फ्यूज किया, फिर एक ड्यूटेरियम बना, दो ड्यूटेरियम को फ्यूज किया तो एक H3 बना, क्या बना, एक H3 ट्राइटियम बना। अब हमने एक यहाँ पर ड्यूटेरियम और एक ट्राइटियम लिया, तो फिर ये पूरा प्रोसेस देख सकते हो कि हीलियम बनाने में किस प्रोसेस से हमने गुजारा है। तो आप अगर इन प्रोसेस को देखो तो यहाँ भी कम एनर्जी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी यहाँ भी मिल रही है, देख रहे हैं आप। बस यहाँ पर अगर न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन में अगर मेन प्रॉब्लम है तो वो मेन प्रॉब्लम आपको मैं बता दूँ क्या है कि न्यूक्लियर फ्यूजन एक बहुत मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर नहीं कर सकते हैं। मतलब उसका एक बहुत ही हाई अमाउंट का टेम्परेचर प्रेशर होता है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि न्यूक्लियर फ्यूजन इज नॉट पॉसिबल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ये पॉसिबल ही नहीं है। ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर प्रेशर पर ये पॉसिबल नहीं है। और इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का कारण मैं आपको बता दूं। तो इसके पीछे का कारण ये है कि अगर दो न्यूक्लियस को आप फ्यूज करते हो तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों रहते हैं। न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होता है, बट प्रोटॉन में चार्ज होता है, और इसमें भी प्रोटॉन पॉजिटिव, इसमें भी प्रोटॉन पॉजिटिव। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहता है कि अगर दो सेम काइंड ऑफ चार्जेज हैं तो दे आर रिपेल टू ईच अदर, दे आर नॉट अट्रैक्टेड टू ईच अदर, वो रिपेल करते हैं। तो जब दो न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, आप कह रहे हैं, तो दो न्यूक्लियस अगर पॉजिटिव नेचर के हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन फोर्स इतना ज़्यादा है कि दो न्यूक्लियस एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, वो एक दूसरे को अप्रोच ही नहीं करेंगे। तो वो कैसे एक दूसरे से फ्यूज करेंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच पॉजिटिव चार्ज है तो वो रिपल करेंगे। तो फिर आप ये जान सकते हैं कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर या कम टेम्परेचर पर तो दो न्यूक्लियस एक दूसरे के पास तो कभी नहीं आएंगे, वो एक स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे और फ्यूज नहीं होंगे। लेकिन अगर हम ये रिएक्शन स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो बहुत हाई टेम्परेचर अगर हमने लगा दिया दो न्यूक्लियस के बीच में, क्या लगा दिया, हाई टेम्परेचर लगा दिया दो न्यूक्लियस के बीच में, और अप्रॉक्सीमेटली हम कह रहे हैं 10⁻⁷ केल्विन का टेम्परेचर, इतना हाई टेम्परेचर और प्रेशर अगर हमने लगाया, तो अब हम देखेंगे कि इस हाई टेम्परेचर की वजह से जो दोनों न्यूक्लियाई हैं, ये दोनों न्यूक्लियाई थर्मल एजिटेशन के कारण सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी अचीव कर लेंगे, और उस सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी को अचीव करने के बाद ये देखेंगे कि इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स था वो कम हो गया, और ये दोनों न्यूक्लियाई एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। ये दोनों न्यूक्लियाई एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। और इस फ्यूज होने की वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्यूजन का रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, फ्यूजन का रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और फिर हम इसीलिए न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और ये रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर होता है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम कभी कभी आप लिखे हुआ पाते होंगे थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं, इसको थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं। कभी कभी आप किसी न किसी बुक में देखे होंगे कि फ्यूजन रिएक्शन को कभी कहीं ना कहीं थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी लिखा हुआ मिलता होगा आपको। और मैं इसमें आपको कुछ बातें और बता देता हूँ, जैसे कि नोट पॉइंट में वो बातें भी आपके जहन में होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। अगर मैं कहूँ कि सन में जो एनर्जी है उसका क्या प्रिंसिपल है, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ अ सन, तो सन के अंदर की अगर मैं बात करूँ तो, और मैं आपको ऑप्शन दे दूँ कि क्या उसमें फ्यूजन का हो रहा है प्रोसेस या फ्यूजन का हो रहा है, तो आपका जो आंसर है वो फ्यूजन की ओर होना चाहिए। तो अगर आप इधर आपका आंसर है तो आप करेक्ट हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सन के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है, जो न्यूक्लियर रिएक्शन चल रहे हैं, वो फ्यूजन के चल रहे हैं। वहाँ पर होता क्या है कि लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं और वो हैवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा
टेम्परेचर भी है और प्रेशर भी है सन के कोर के अंदर। तो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन वहाँ पर हो रहे हैं। वहाँ पर होता क्या है कि 4 हाइड्रोजन होते हैं, 4 हाइड्रोजन सन के कोर के अंदर 4 हाइड्रोजन लेते हैं। ये 4 हाइड्रोजन ऐसे होंगे और ये 4 हाइड्रोजन क्या करते हैं 2He4 एक हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं और 2 यहाँ पर क्या बना रहे हैं पॉजिट्रॉन बनाते हैं, 2 पॉजिट्रॉन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं बनाते बेटा, पॉजिट्रॉन बनाते हैं याद रखना। और 2 एंटी न्यूट्रिनो बनाते हैं, न्यूट्रिनो बनाते हैं, एंटी नहीं न्यूट्रिनो बनाते हैं। और 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट केवल एक हीलियम न्यूक्लियस 4 हाइड्रोजन कंबाइन होकर बनाते हैं, तो इतनी एनर्जी निकल जाती है। तो वहाँ पर यही रिएक्शन हो रही है बेसिकली। और ये क्या है 4 हाइड्रोजन है, ये 4 हाइड्रोजन है ये, ठीक है, 4 हाइड्रोजन मिलकर ये, और ये क्या है हीलियम है, ये हीलियम है। और ये क्या है पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, ठीक है, ये पॉजिट्रॉन है। और ये न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो है, ठीक है। और ये तो एनर्जी है, ये क्या है ये एनर्जी है, ठीक है। और इस प्रोसेस में हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस होते हैं वो फ्यूज होते हैं, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने के बाद इतनी एनर्जी निकाल देते हैं और एक हीलियम बना देते हैं, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन बम की बात करूं तो आप सोचोगे कि बार बार सर आके हाइड्रोजन बम के ही बारे में बात करते हैं। वो एक बेस्ट एग्जांपल है इसको समझने के लिए, तो हम ये समझ सकते हैं। तो अगर मैं हाइड्रोजन बम की बात करूं तो हाइड्रोजन बम में कौन सा रिएक्शन होता है आपसे पूछूं तो आपका एक वर्ड में तुरंत आंसर आ जाना चाहिए कि हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड है। न्यूक्लियर क्या है फ्यूजन नहीं फिजन पर बेस्ड है, फिजन पर बेस्ड है, न्यूक्लियर फिजन पर बेस्ड है। कौन सा बम एटम बम, हाइड्रोजन बम नहीं सॉरी एटम बम। और न्यूक्लियर फ्यूजन पर कौन सा बम बेस्ड है तो हम कहेंगे हाइड्रोजन बम। कौन सा बम हाइड्रोजन बम, कौन सा बम हाइड्रोजन बम, ठीक है। तो हाइड्रोजन बम किस पर बेस्ड है न्यूक्लियर फ्यूजन पर, न्यूक्लियर फ्यूजन पर। और एटम बम किस पर बेस्ड है वो न्यूक्लियर फिजन पर, मैंने यहाँ लिख दिया। अब हाइड्रोजन बम अगर इस न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड है, न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड है तो यहाँ का टेम्परेचर, फिर इसका मतलब हाइड्रोजन बम के लिए ये रिएक्शन स्टार्ट करना है तो बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए आपको। कितना हाई टेम्परेचर चाहिए यू नो वेरी वेल, अब तो आप जान ही गए हैं अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁷ केल्विन का टेम्परेचर चाहिए, रिक्वायर्ड है इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो दैट इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट टास्क कि हमें इतना टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए तो ऐसा बम बन पाएगा। और हम बम के बारे में ही ज़्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोग सोचोगे कि सारा खतरनाक मोड में है, ठीक है। अगर हम कुछ और बात भी कर लें तो ज़्यादा ही ठीक रहेगा कि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इससे मिलने वाली एनर्जी के बारे में। तो आपको लग रहा होगा कि जब हम यूरेनियम के ऊपर यूरेनियम 92 235 पर एक स्लो न्यूट्रॉन का बम्बार्टमेंट करवाते थे तो बेरिलियम और 56 और 144 प्लस क्रिप्टॉन 36 और 89 प्लस 30N1 प्लस वहाँ पर 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल रही थी एक फिजन से। तो आपको ये देखकर लग रहा होगा कि यहाँ तो एक फिजन में केवल इतनी ही एनर्जी मिल रही है 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या हम दूसरा रिएक्शन देखें तो 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ पर था ये 26 ये था 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, केवल इतनी ही मिल रही है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन बेटे मेरे बच्चे इतना ध्यान रखो आप, न्यूक्लियर फ्यूजन में जो मिलने वाली एनर्जी है ना वो बहुत कम नहीं है। वो न्यूक्लियर फ्यूजन से मिलने वाली जो एनर्जी है वो बहुत कम नहीं है। न्यूक्लियर फ्यूजन से मिलने वाली जो एनर्जी है ना उससे कहीं अधिक है। मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि गिवन मास ऑफ मान लो यूरेनियम अगर है फॉर गिवन मास ऑफ यूरेनियम, मान लो कि गिवन मास है बस, अब गिवन मास देख लो और वो मान लेते हैं कि m है, ये m है। तो m मास का हम क्या ले लेते हैं कि एक बार हम करवाते हैं m मास का कोई मतलब 1 किलोग्राम हम ले लें यूरेनियम, मान लो m मास का हम करवा देते हैं, क्या करवाते हैं फ्यूजन करवाते हैं m मास को,
एम मास को फ्यूजन कराते हैं और एम मास को ही हम फ्यूजन भी करवाते हैं। ठीक है, मान लो इधर यूरेनियम ले लिया और इधर हमने हाइड्रोजन ले लिया। एक बात बताना, इसका न्यूक्लियस छोटा है, इसका न्यूक्लियस बड़ा है, तो इसका ज़्यादा वजन है, इसका वजन कम है। ठीक है, तो अब एम मास में ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कौन होगा, आप अपनी मर्ज़ी से बताइए, ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कौन होगा। और न्यूक्लियस का ही डीके होता है, आप ये तो जानते ही हैं इस न्यूक्लियर रिएक्शन में। तो न्यूक्लियस का ही डीके होता है, तो ये हल्का है, तो इसके 1 किलोग्राम में पता चला कि मान लो 100 न्यूक्लियस है, तो इसके 1 किलोग्राम में 10 ही न्यूक्लियस होंगे। तो आप एक बात समझ गए होंगे आई होप कि नंबर ऑफ न्यूक्लियन या न्यूक्लियस इन कह सकते हैं कि फ्यूजन रिएक्शन में बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं सेम गिवन मास के लिए फिजन रिएक्शन के कंपैरिजन में। तो अगर यहाँ नंबर ऑफ न्यूक्लियस ज़्यादा हो गए तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पर फ्यूजन में ज़्यादा एनर्जी होगा। फ्यूजन में ही ओबियसली ज़्यादा एनर्जी होगा बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज मोर देन दैट ऑफ द फ्यूजन। ठीक है, गिवन मास के लिए 1 किलोग्राम अगर इसका ले लोगे तो 1 किलोग्राम में पता चला इसके में 6.023 इंटू 10⁻23 मान लो ऐसे मोल पर एटम हो, तो इसमें इसका 10 गुना न्यूक्लियस हो सकते हैं, यानी कि 10 या 100 या कह सकते हैं कि बहुत ही, मान लो कि इसमें 10⁻21 एटम है इसमें 1 किलोग्राम में, तो इसमें 10⁻25, 26, 27 या 30 आइटम हो जाएंगे इसमें, क्योंकि इसके न्यूक्लियस छोटे होंगे, लाइट होंगे। और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी आई होप, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में ज़्यादा एनर्जी मिल सकती है गिवन मास के लिए। तो मैं इसको कई बार आपको बता चुका हूँ और बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में बैठ जाए ये बात। इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो एनर्जी है, एनर्जी ऑब्टेंड हो रही है, किससे ऑब्टेंड हो रही है? ऑब्टेंड हो रही है पर यूनिट मास इन फ्यूजन इज मच लार्जर देन द एनर्जी obtained per unit mass in the fusion। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। और इसके पीछे एक और लॉजिक लिखता हूँ मैं कि दिस इज वाई साइंटिस्ट, ये मैं लिख ही देता हूँ और बाद में समझा भी दूंगा आपको, आर नाउ वर्किंग, किस पर वर्क कर रहे हैं साइंटिस्ट लोग, और हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, किस पर कर रहे हैं? टू गेट एनर्जी, ये जो एनर्जी मिलती है, एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ ड्यूटेरियम व्हिच कैन बी obtained in abundance from the sea water। आपको अब समझ में आ गया होगा कि समुद्र में तो बहुत ही ज़्यादा ड्यूटेरियम है और वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी हमको मिल सकती है, क्योंकि कमी ही नहीं है। हाइड्रोजन को बस आप किसी प्रोसेस से हाई टेम्परेचर और प्रेशर में रखते जाओ, मतलब ड्यूटेरियम को, और एनर्जी आपको मिलती चली जाएगी, क्योंकि समुद्र के वाटर पूरा ड्यूटेरॉन से भरा है, ड्यूटेरियम से भरा हुआ है। तो एट अ वेरी लो कॉस्ट, बहुत ही लो कॉस्ट पर, बहुत ही लागत भी कम है उसमें। लेकिन आपको एक चीज़ और पता है कि जो सब्सटेंस होता है, आपको बता दें, जो सब्सटेंस होता है, मेन डिफ़िकल्टी है क्या चीज़, कि ये बहुत, जो फ्यूजन रिएक्शन है ना, ये बहुत नॉर्मल या ऑर्डिनरी टेम्परेचर प्रेशर पर तो होगा नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻7 केल्विन पर होगा। और इतने हाई टेम्परेचर पर कोई भी मटेरियल जो होगा वो कैसा हो जाएगा? आयोनाइज्ड हो जाएगा। और जब इतने हाई टेम्परेचर पर आयोनाइज्ड हो जाएगा वो मटेरियल, तो वो प्लाज्मा स्टेट में पहुंच जाएगा। किस में पहुंच जाएगा? प्लाज्मा स्टेट में पहुंच जाएगा। और प्लाज्मा स्टेट में पहुंचने के बाद अब उस मटेरियल को सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी क्या है, कि वेरी बिग डिफ़िकल्टी ये है कि
कि हाउ टू स्टोर इट, इसको स्टोर कैसे करोगे। अब ये बड़ी डिफ़िकल्टी है कि हाउ टू स्टोर इट, क्योंकि ये प्लाज्मा स्टेट में है। तो हम इसके स्टोर करने की टेंडेंसी भी हम लोगों के पास मतलब आ गई है, क्षमता आ गई है, और हम इसको एक नई टेक्नोलॉजी बना भी लिए हैं, क्योंकि हम अब जानते हैं कि नैनो कार्बन ट्यूब जो है, नैनो कार्बन ट्यूब है, कार्बन ट्यूब जो है, नैनो कार्बन ट्यूब की हेल्प से हेल्प ऑफ नैनो कार्बन ट्यूब से हम क्या करते हैं, इसको स्टोर कर लेते हैं, या अपना इफ़र्ट जो है ऐसे सब्सटेंस को, प्लाज्मा के तरीके से जो हमारे पास सब्सटेंस है, ऐसे सब्सटेंस को नैनो कार्बन ट्यूब में हम प्रिजर्व करने के ऊपर अपना इफ़र्ट लगा रहे हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि इफ़र्ट आर बीइंग मेड टू प्रिजर्व द substance in plasma state which या with the help of नैनो कार्बन ट्यूब, ये हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो बस इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक बात करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मुलाकात करेंगे जो कि डिस्टिंक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।